कमान बच्चों आज हम एक इंटरेस्टेड टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड रहती है, इसको अपन जानेंगे। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम एक सरफेस एरिया लेते हैं इस टाइप से। इसको हम एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं इससे ऐसी पास हो रही हैं, इस टाइप से इधर से निकल के और इधर निकल रही हैं। और ये जो सरफेस है ना, ये जस्ट बोर्ड के परपेंडिकुलर और इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के जस्ट परपेंडिकुलर अपन ने रखा है। ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे कि इन मैग्नेटिक फ्लक्स को कैसे डिफाइन करेंगे। वैसे ही जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ते थे, वैसे ही यहां पर हम मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ेंगे। इस सरफेस एरिया से जस्ट परपेंडिकुलर पास होने वाले नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है ना। तो अब इनको कैसे काउंट कर पाएंगे, ये तो हम देख नहीं पाते हैं इनको, तो काउंट कैसे करेंगे। तो इनको काउंट करने के लिए हम ले लेते हैं इस पूरे जो सरफेस एरिया है ना, उसका एरिया ले लेते हैं। और ये जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है उसकी स्ट्रेंथ ले लेते हैं बी। तो ये हम मानते हैं कि इतने नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसकी जस्ट नॉर्मली पास हो रही हैं। और इसको एक लेटर फाई बी से डिनोट करते हैं। बी ये मैग्नेटिक फ्लक्स को शो करता है। ये हुआ फॉर्मूला। और अब हम देखेंगे कि इसका नॉर्मल क्या होगा। नॉर्मल क्या है इसका, इसको इमेजिन करते हैं कि इस टाइप से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जस्ट परपेंडिकुलर रखी हुई है ये। ठीक है ना। तो इसके जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो इसका जो नॉर्मल होता है ना इस सरफेस का, इसके जस्ट परपेंडिकुलर होता है। तो यदि ये ऐसा रखा हुआ है तो इसका नॉर्मल उस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा नॉर्मल, और उसको हम एन कैप से डिनोट करते हैं। ठीक है ना। और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ऐसी और इसकी डायरेक्शन इस। अब हम इस सरफेस को जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना उसके परपेंडिकुलर ना रख के और थोड़ा सा ऐसे हम इसको घुमा देते हैं, जिससे ये जो इसका ये जो प्लेन है इस सरफेस का और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कुछ एंगल बनने लगा। पहले 90 डिग्री का एंगल था, अब वो उसके बीच में वो एंगल कम हो गया। तो उस कंडीशन में हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इसको डिफाइन ये करेंगे जैसे यहां पर हम देख रहे हैं। अब ये एरिया है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी पास हो रही हैं इस टाइप से, और इसके जस्ट परपेंडिकुलर जो है वो इस डायरेक्शन में ऐसे इधर है एन कैप की डायरेक्शन, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। ठीक है। तो अब हम इस कंडीशन में देख रहे हैं कि यहां पर ये एंगल बन रहा है इसके नॉर्मल की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बीच में। तो इस कंडीशन में क्योंकि ये सरफेस एरिया की परपेंडिकुलर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं है, तो अब हम मैग्नेटिक फ्लक्स को कैसे शो करेंगे। तो अब ये जो होगा ये लाइन ना, ये लाइन होगी इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अगर हम यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल इमेजिन करते हैं तो ये जो है इसका होगा हाइपोटेनस और ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो अब जो ये बी है ना इसका फिर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा। तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, बी कॉस थीटा, जहां पर ये जो थीटा है ये एन कैप और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। अब हम देख रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड का ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ना इस सरफेस के जस्ट परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ही हम काउंट करते थे, पर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो ऐसी पास हो रही हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फाइंड कर लेंगे इस डायरेक्शन में। अब इस सरफेस का ये वाला कंपोनेंट जस्ट परपेंडिकुलर है, तो हम हमेशा परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड को ही लेते हैं। तो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड अब बन गया बी कॉस थीटा। तो अब जो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला हो जाएगा, मैथमेटिकल फॉर्म हो जाएगा, वो क्या होगा,
अब इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट इसका मींस बी कॉस थीटा और इसका जितना एरिया है उसका, तो ये वाला अब फॉर्मूला बन गया क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स का। इसको थोड़ा सा हम अरेंज करते हैं तो क्या होगा, ये फाई बी इक्वल हो जाएगा बी ए कॉस थीटा। अब इस फॉर्मूला में देख रहे हैं अपन, ये है मैग्नेटिक फील्ड और ये है एरिया इसका, इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। तो इस डायग्राम में आप देख रहे हैं ये है थीटा, ये किस किस के बीच में है, ये जो डायरेक्शन है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब इधर होना चाहिए इस ए की डायरेक्शन, ए की डायरेक्शन इधर, ठीक है ना। मतलब अब हम इस सरफेस का जो एरिया है उसकी डायरेक्शन हमेशा इसके जस्ट परपेंडिकुलर और ये जो एन कैप है ना इसकी डायरेक्शन में होगी, इन दोनों के बीच का एंगल है। और ये एक स्केलर प्रोडक्ट का फॉर्मूला है, किस किस की स्केलर प्रोडक्ट का, यहां पर बी के और ए का, मतलब इसमें हम फॉर्मूला में चेंज कर देंगे इसको, तो ये वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए हो जाएगा यहां पर, ये किसके इक्वल, फाई बी के इक्वल। तो इस फॉर्मूला से हम देख रहे हैं कि ये स्केलर प्रोडक्ट है और स्केलर प्रोडक्ट मिल रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स के इक्वल। मतलब इस फॉर्मूले से हमें पता चल रहा है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो यहां तक तो अपन ने देख लिया कि ये है मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है ना। अब हम इस वाले फॉर्मूला से देखेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम कब होता है और मिनिमम कब होता है इस सरफेस से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स या फिर नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो इस फॉर्मूला से हम देखते हैं। तो हम कुछ स्पेशल केसेस के बारे में देखेंगे। हमारे पास एक जो फॉर्मूला है मैग्नेटिक फ्लक्स का वो है फाई बी इक्वल बी ए कॉस थीटा। इस इक्वेशन से केस फर्स्ट देखते हैं हम। इफ थीटा इक्वल 0 डिग्री मीन्स जब थीटा की वैल्यू 0 होगी तो फिर फाई बी की वैल्यू क्या होगी, फाई बी की वैल्यू इस इक्वेशन से हो जाएगी बी ए कॉस 0 डिग्री, ठीक है ना। और हम जानते हैं कि कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो b इंटू ए हो जाएगा और ये किसके इक्वल है, फाई बी के इक्वल। तो ये है मैक्सिमम वैल्यू, ये कौन सी वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है, मैग्नेटिक फ्लक्स की। मींस मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी या मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा, जब B और A के बीच का जो एंगल है ना वो 0 डिग्री होगा, ठीक है ना। अब हम यहां पर ये देख रहे हैं कि B की डायरेक्शन, इसमें आप देख रहे हैं कि ये एक परपेंडिकुलर एक सरफेस है, इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं इससे परपेंडिकुलर, B की डायरेक्शन ये है और A की डायरेक्शन अब क्या होगी, याद रखना कि ये एक सरफेस है ना, ये इस टाइप से है, ऐसा ऐसा बोर्ड के जस्ट परपेंडिकुलर, तो इसके जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर में उसकी डायरेक्शन होती है, तो इसकी डायरेक्शन जस्ट इधर होगी, तो ये एन की डायरेक्शन में होगी, मींस ए की डायरेक्शन भी इधर ही होगी। हम देख रहे हैं कि बी की डायरेक्शन और ए की डायरेक्शन दोनों एक ही डायरेक्शन में है और वो इस जो सरफेस है इसके परपेंडिकुलर है, बट दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है, तब की कंडीशन में फ्लक्स मैक्सिमम होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई ना, ये हुआ। अब हम सेकेंड केस देखते हैं। इफ थीटा इक्वल 90 डिग्री, थीटा इक्वल 90 डिग्री इस इक्वेशन में रखेंगे तो फाई बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी ए कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0, तो फिर ये इसकी वैल्यू 0। ये 0 कब मिला है हमको, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री मीन्स बी और ए के बीच में 90 डिग्री। मतलब अब हम ये देख रहे हैं कि ये डायरेक्शन तो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर पहले ये ऐसे था ये सरफेस, उसको हम घुमा के ऐसे कर दिया ऐसा ना। अब हम इस कंडीशन में देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उधर है और ये है इसका एरिया जो है ना
इसके जस्ट परपेंडिकुलर होता है ऐसा। तो ये इसकी डायरेक्शन इधर और बी की डायरेक्शन उधर, दोनों 90 डिग्री है। तो इस कंडीशन में इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं गुजरेंगी, जीरो मैग्नेटिक फ्लक्स है, मतलब इससे नहीं गुजरेंगी, इसके पीछे साइड से निकल जाएंगी और इसके सामने साइड से इधर निकल जाएंगी, पर इसके अंदर से नहीं जाएंगी। इसलिए मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या है, जीरो वैल्यू है। बात इतनी समझ में आ गई ना। अब हम फैराडेस एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि फैराडे ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था और उससे कंक्लूजन क्या निकाला था। हम जानते हैं कि यूनिवर्स में सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी होती है। सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी का मतलब कि एक किसी कॉन्सेप्ट का एक पक्ष है तो उसका दूसरा भी होगा। जैसे नाइट होती है तो दिन भी होता है, सुबह होती है तो शाम भी होती है, ठीक है ना। और अगर जैसे कि अगर हम चार्ज की बात करते हैं, जैसे पॉजिटिव चार्ज है तो उसका नेगेटिव चार्ज उसका अपोजिट भी होता है। मीन्स इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी। इससे एक पहले वाले चैप्टर में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था ऑरस्टेड का एक्सपेरिमेंट। कंडक्टर में यदि करंट फ्लो हो रहा है तो उस कंडक्टर के अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, ये उन्होंने बताया था। तो फैराडे ने सोचा कि यदि ऐसा हो जाता है तो फिर कैसा हो जाता है, मतलब करंट फ्लो करने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड से क्या करंट प्रोड्यूस हो सकता है। तो इसका उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया। तो उन्होंने देखा, उन्होंने एक क्लोज्ड सर्किट लिया, क्लोज्ड लूप लिया। जैसे यहां पर मैं बना रहा हूं, सपोज ये एक क्लोज लूप है और इस क्लोज लूप में यहां उन्होंने एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया, गैल्वेनोमीटर, और एक मैग्नेट लिया उन्होंने इस टाइप से। ये सपोज इसका मैग्नेट का एन पोल इधर है और एस पोल इधर है। जब फैराडे ने इस मैग्नेट के एन पोल को इस क्लोज्ड लूप के पास धीरे धीरे लाया उन्होंने, तो उन्होंने देखा कि यहां पर गैल्वेनोमीटर कुछ डिफ्लेक्शन आ रहा है। फिर उसके पास में और लाके और इसको बीचों बीच में यहां पर मैग्नेट को यहां पर रोक दिया। जब रोक दिया तो उन्होंने देखा कि यहां पर गैल्वेनोमीटर में अब डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है, डिफ्लेक्शन जीरो हो रहा है। फिर उन्होंने इसको दूर ले जाने की कोशिश की, इधर दूर। तो उन्होंने फिर देखा कि जब इसको वो दूर ले जा रहे थे तब भी धीरे धीरे जब ले जा रहे थे तो यहां पर भी थोड़ा सा डिफ्लेक्शन आ रहा था, पर वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा था। इसको पास लाते थे तो वो इस डायरेक्शन में आया, एन को पास लाया तो। अब उसको जब दूर ले जा रहा था एन को, तो वो अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन आया। फिर उन्होंने ये देखा कि ये तो एक मैजिक हो रहा है। उन्होंने देखा अब उसको एस पोल लाया उन्होंने पास में। तो जब वो एस पोल को धीरे धीरे ला रहे थे पास में, तो फिर यहां पर उन्होंने डिफ्लेक्शन देखा। पर जब वो एन पोल को लाते थे तब डिफ्लेक्शन आया था, उसके अपोजिट आया, इधर अपोजिट आया। फिर उसके बाद उसने ला के इसको पास में फिर से रोक दिया, तब डिफ्लेक्शन यहां नहीं आया। जब वो एस पोल को दूर ले जा रहे थे तब उन्होंने देखा कि फिर यहां पर डिफ्लेक्शन आया, पर जब वो एस पोल को ला रहे थे तब डिफ्लेक्शन आया था, उसके जस्ट अपोजिट में डिफ्लेक्शन आया, ठीक है ना। और अब उसने देखा कि इसको जल्दी से पास में ला, जब मैग्नेट को वो बहुत जल्दी से पास में लाते थे तो यहां पर डिफ्लेक्शन ज्यादा आता था। फिर वो दूर ले जाते थे एकदम से जल्दी से, तब भी डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा होता था, पर अपोजिट डायरेक्शन में होता था। तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कई बार करके देखा और उन्होंने ये बताया, उन्होंने कंक्लूजन ये निकाला कि इसको पास लाने और दूर ले जाने से गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आता है, मतलब वहां करंट फ्लो होता होगा इस क्लोज्ड लूप में, क्लोज्ड कॉइल में। अब आप जानते हैं कि किसी भी कॉइल में कब करंट फ्लो होता है, जब उस सर्किट में या फिर उस कॉइल के दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस होता होगा, ठीक है ना, तभी करंट फ्लो होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो करंट फ्लो नहीं होगा। मतलब यहां जब करंट फ्लो हो रहा है तो यहां पर भी इसके किसी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस हो रहा होगा, तभी करंट फ्लो हो रहा है। तो यहां जो पोटेंशियल डिफरेंस आया उसको उन्होंने बोला इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये
कोई बैटरी लेते हैं तो बैटरी अगर ओपन सर्किट में है तो दोनों बैटरी के दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। ठीक है ना, यही पढ़ा है हमने। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक पोटेंशियल डिफरेंस ही है। अब यहाँ बैटरी ही नहीं है इसलिए उसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोला उन्होंने, यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस होता है ये उन्होंने बताया। पर कब होता है उन्होंने बताया कि जब इसको पास लाते हैं और दूर ले जाते हैं तभी होता है। अब ऐसा क्यों होता होगा, उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि जब इसको पास लाते हैं तो इस कॉइल से पास होने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है मतलब फ्लक्स वो इंक्रीज हो रही थी। ठीक है ना, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा था। तब फ्लक्स जब इंक्रीज हो रहा था तब यहां पर करंट फ्लो हुआ। जब इसको लाके स्थिर कर दिया उन्होंने यहां पर लाके तो यहां पर अब करंट फ्लो नहीं हो रहा था। तब भी यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही थी, पास हो रही थी, पर उनमें चेंज नहीं आ रहा था। चेंज नहीं आ रहा था इसलिए यहां पर डिफ्लेक्शन 0 था। और उसके बाद जब वो दूर ले जा रहे थे तब फिर उन्होंने देखा कि यहां पर डिफ्लेक्शन आया। मतलब अब दूर ले जाते समय मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा होगा, कम हो रहा है तब भी तो चेंज आ रहा है। तो उस समय भी यहां पर करंट फ्लो हो रहा था। और उसके बाद जब तेज ले जाता था उनमें एकदम से तो ज्यादा करंट फ्लो होता था। मतलब इसकी जब इसका जो मोशन है इसकी वेलोसिटी या स्पीड ज्यादा बढ़ा देते हैं तो यहां पर करंट की जो वैल्यू है वो ज्यादा हो जाती थी। ऐसा उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करके बताया। ठीक है, मतलब और ये उन्होंने देखा कि जब ये मोशन नहीं कर रहा है तो यहां पर कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है। मतलब जो यहां पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस होता है वो तब तक ही उसका एग्जिस्टेंस होता है, वो तब तक ही रहता है जब तक कि यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स या इससे पास होने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उनमें चेंज होता है तब। अगर चेंज नहीं होता है तो नहीं प्रोड्यूस होता है यहाँ पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इतना उन्होंने बताया। इसके आधार पर उन्होंने हमको 2 लॉज दिए। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि किसी भी एक क्लोज्ड सर्किट या क्लोज्ड लूप है अगर उससे लिंक्ड अगर हम फ्लक्स को चेंज करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं तो उस क्लोज्ड सर्किट पे या क्लोज्ड लूप में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस्ड हो जाता है, उन्होंने ये बताया। और उसका जो नाम दिया उन्होंने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को, उन्होंने इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बताया। और ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तब तक ही रहता है जब तक कि यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तभी तक उसका एग्जिस्टेंस होता है। ये उन्होंने फर्स्ट लॉ बताया। और सेकेंड लॉ उन्होंने बताया कि यहां जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस होता है क्लोज्ड सर्किट में, वो जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की। अब ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे निकालेंगे कि उन्होंने 2 टाइम पर फ्लक्स मेजर किया। यहां फर्स्ट टाइम को उन्होंने T1 बताया, T1 टाइम पर फ्लक्स मेजर किया φ1। सेकेंड टाइम T2 किया, उस टाइम पर जो फ्लक्स मेजर किया उन्होंने ये किया। अब फ्लक्स में चेंज क्या हो जाएगा, φ2 माइनस φ1, ये फ्लक्स में चेंज हो गया। ठीक है ना, तो टाइम जो इंटरवल था वो टाइम इंटरवल कैसे निकालेंगे, T2 माइनस T1। तो इस टाइम इंटरवल में इतना फ्लक्स में चेंज आया उन्होंने बताया। ठीक है ना, अब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या होगा, φ2 माइनस φ1 अपॉन T2 माइनस T1, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो ये जो है ना उन्होंने बताया कि यहां जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस होता है इसका मैग्नीट्यूड, अब यहां पर मोड लगा रहे हैं, कुछ बुक्स में मोड नहीं लगाता, पर मैग्नीट्यूड को शो करने के लिए यहां पर हमको मोड लगाना चाहिए। तो ये जो इसका मैग्नीट्यूड है फ्लक्स का वो प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स का। तो ये है रेट ऑफ चेंज। ठीक है ना, अब उसके बाद ये जो साइन है ये प्रोपोर्शनलिटी,
इसको हम हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लगा देंगे के, और यहाँ पर φ2 माइनस φ1 अपॉन T2 माइनस T1 हो जाएगा ऐसा। अब कुछ बुक में अभी से यहाँ पर माइनस साइन लगा देते हैं, और ये माइनस साइन लगा देते हैं, पर यहाँ पर ये तो फैराडेज लॉ है ना, तो फैराडेज लॉ तो ऐसा नहीं बताया था कि यहाँ पर माइनस साइन लगाते हैं या नहीं लगाते या क्यों लगाते हैं, ये तो लेंस ने बताया था कि यहाँ पर माइनस साइन होना चाहिए, क्यों उसको हम आगे देखेंगे। पर कुछ बुक्स में इसमें यहाँ लगाता है, तो अभी लगा देते हैं, क्या है। तो अब इसको बताऊंगा कि ये माइनस साइन यहाँ क्यों लगाए हैं बाद में। अब उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो के कांस्टेंट है ना, इसको हम SI सिस्टम में लिखते हैं k इक्वल 1, और तब ये इक्वेशन बन जाएगा एप्सिलॉन इक्वल माइनस, और ये तो 1 हो जाएगा, और इसको हम डेल फाई लिख देंगे, और इसे डेल टी लिख दिया हमने, तो ये एक इक्वेशन हुआ। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि डेल है, इसको अगर हम देखें कि जो फर्स्ट टाइम में मेजर की थी तो ये T1 लिया था, उसके बाद सेकेंड टाइम में जब हम फ्लक्स मेजर किए थे तो T2 लिए थे। तो ये जो टाइम इंटरवल है ना, अगर ये टाइम इंटरवल बहुत ही कम समय है इसका, मतलब डेल टी टेंड्स टू 0 है, इस कंडीशन में ये जो बनेगा ना ये एप्सिलॉन, ये इसमें हम लिमिट लगा देंगे। तो लिमिट लगाएंगे तो यहाँ लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 माइनस डेल फाई अपॉन डेल टी। ठीक, अब ये वैल्यू है, इसको हम लिख देंगे, माइनस तो रहेगा, माइनस कॉमन आ जाएगा, और फिर उसके बाद डी फाई अपॉन डी टी में चेंज कर देंगे। इसको कई लोग यहाँ बी भी लिखते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स शो करता है इसलिए। तो ये एक फॉर्मूला आ गया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जो फैराडे ने दिया था, ठीक है ना। अब हम इसको डिस्क्राइब करेंगे, ये जो नेगेटिव है ये साइन क्यों लगा है। तो इसको लेंस ने बताया कि जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वहां पर इंड्यूस्ड होता है वो उस रीजन का अपोज करता है जिसके कारण वह स्वयं प्रोड्यूस हुआ है। जैसे कि ये किसके कारण हुआ है, हम यहाँ पर जो मैग्नेट लाते थे एन पोल और उसके बाद एस पोल, तो मैग्नेट को लाना और उसके बाद दूर ले जाना, इसके कारण ये प्रोड्यूस हुआ। लाए तब भी प्रोड्यूस हुआ, दूर ले गए इसको तब भी प्रोड्यूस हुआ, मतलब इसके मोशन के कारण यहां पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस होता है। तो जैसे अगर वो इसका लाने के कारण प्रोड्यूस हुआ है, तो अब वो लाने के कारण हुआ है तो इस एन पोल को लाने का अपोज करेगा वो, ठीक है ना। ये बताया था किसने, लेंस ने। और अगर इसको आप दूर ले जाएंगे तो तो यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स कम होने लगेंगे, तब भी यहां पर ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो वो जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा दूर ले जाने के कारण, वो इसको दूर ले जाने का अपोज करेगा, ठीक है ना। तो वो दूर ले जाने के कारण प्रोड्यूस हुआ था, इसलिए उसी का वो अपोज करेगा। और हम जानते हैं कि इसको दूर ले जाते हैं या पास ले जाते हैं तो क्या होता है, यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है, मतलब वो जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस हुआ वो फ्लक्स में चेंज का अपोज करता है वो, ठीक है ना, फ्लक्स में चेंज का अपोज करता है। तो इसलिए यहां पर माइनस साइन रख दिए हैं अपन, ठीक है ना। तो ये लेंस का लॉ है। अब यहां पर देखेंगे कि लेंस लॉ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ को फॉलो करने लगा है यहां पर, और वो क्या है, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करता है, उसको देखते हैं। तो हम लेंस लॉ को डिस्क्राइब करेंगे जब हम मैग्नेट के एन पोल को क्लोज्ड लूप के पास लाते हैं। तो जब इसको पास लाते हैं तो हम यहां देखते हैं कि यहां पर डिफ्लेक्शन आया, मीन्स यहां पर करंट फ्लो हुआ। तो जब हम इसको पास लाते हैं तो यहां पर जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस हो जाता है, वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एन पोल को पास लाने का अपोज करेगा, यही उसका नेचर है। तो ये तब करेगा जब ये जो कॉइल है इसके इस साइड में, जिस साइड में एन पोल है उसी के एन पोल के साइड में
यहाँ पर भी एन पोल यहाँ पर डेवलप हो जाता होगा या हो गया होगा, तभी तो इसका वो लाने का अपोज करेगा। लाने का अपोज कब कर पाएगा, जब यहाँ पर एन पोल होगा जो इसको रिपेल करेगा इधर, तो इसको रिपेल्सन फोर्स लगता है इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको हमको और लाना है, क्योंकि हमको यहाँ पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और भी जनरेट करना है, बढ़ाना है। तो इसको इस जो रिपल्सन फोर्स है उसके अपोजिट में और लाएंगे हम इधर इसको, तो हमको फिर वर्क करना पड़ेगा यहाँ पर। और ये जो हमने वर्क किया ये मैकेनिकल वर्क होता है, ये क्या कहलाता है, मैकेनिकल वर्क। और मैकेनिकल वर्क हुआ मतलब यहाँ पर जो हम मैकेनिकल एनर्जी से मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं, मतलब ये जो हमने मैकेनिकल वर्क किया ना मैकेनिकल एनर्जी से, वो मैकेनिकल एनर्जी यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो गई, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, इसको अगर हम दूर ले जाते हैं एन पोल को, तो एन पोल को दूर ले जाएंगे तो यहां पर जो इससे पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कम होने लगेंगी, तब भी चेंज हो रहा है। तो ये चेंज के कारण फिर से यहां पर अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस होगा, और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो प्रोड्यूस हो रहा है ये एन पोल को दूर ले जाने का अपोज करेगा। एन पोल को दूर ले जाने का अपोज यहां तभी हो पाएगा जब अब जो कॉइल है उसका इस साइड वाला फेस वो एस पोल की जैसे हो जाए, तभी वो इसको खींचेगा और दूर ले जाने का वो अपोज करेगा, ठीक है ना। तो यहां पर एस पोल हो जाएगा। अब इसका अट्रैक्शन फोर्स होगा एन और एस के बीच में, इस अट्रैक्शन फोर्स के अपोज में अगर और हम दूर ले जाते हैं तो हमको मैकेनिकल वर्क करना पड़ेगा, तो वो मैकेनिकल एनर्जी से होगा, और वो मैकेनिकल एनर्जी फिर यहाँ पर फिर से हमको डिफ्लेक्शन दिखाएगा, मतलब यहाँ पर करंट फ्लो होगा। तो वो करंट किसके कारण हुआ, तो यहां जो हमने मैकेनिकल एनर्जी से वर्क किया था वो एनर्जी यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में फिर से चेंज हो जाएगा। और यही तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है कि एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती और ना ही एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है। तो वही तो हो रहा है यहां पर, मैकेनिकल एनर्जी जो यहां पर लॉस किए हमने अब हमारे द्वारा, तो वो कन्वर्ट हो गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ये डिस्ट्रॉय नहीं हुई। तो इसके आधार पर हम यहां कह सकते हैं कि जो लेंस लॉ है ना एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करता है, ठीक है ना, समझ में आ गया है। चलो थैंक्स।